हम पढ़ रहे थे भारतीय राजनीति में कौन-कौन से बदलाव आ रहे हैं और उसी के अंतर्गत हम देख रहे थे कोएलिशन गवर्नमेंट गठबंधन सरकार। और हमने पढ़ा था कि शुरुआती दौर के अंतर्गत राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है और उसमें 2 प्रधानमंत्री रहते हैं। एक के वीपी सिंह, विष्णु प्रताप सिंह और दूसरे चंद्रशेखर। उसके बाद में 5 साल कांग्रेस काम करती है और उसके बाद में फिर से भाजपा की सरकार आती है कुछ दिन के लिए। तो 1996 का जो चुनाव होता है 96 का, उसमें सबसे बड़ी जो पार्टी बनती है वो कौन-सी बनती है? भाजपा बनती है। चूँकि इनको सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है, इसलिए सरकार बनाने के लिए उनको बोला जाता है कि आप आइए और सरकार बनाइए। इस समय जो प्रधानमंत्री बने वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को इसमें सरकार पीएम बनाया जाता है। हालाँकि उनको प्रधानमंत्री बनाया गया इसके अंतर्गत इनको अच्छे खासे वोट भी मिले थे और सरकार बनाने के लिए इनको बुलाया गया। लेकिन उतनी सीटें इनके पास में नहीं थी जितनी सरकार बनाने के लिए चाहिए। इनको दूसरी किसी भी पार्टी का ठीक से समर्थन नहीं मिलता है। जब इनको बहुमत सिद्ध करना होता है, वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं और कितना वोट कम रहता है? 1 वोट। कितना वोट? 1 वोट। मात्र 13 दिन की सरकार होती है। यही है वो अटल जी की 13 दिन की सरकार। यानी वो ठीक से प्रधानमंत्री बन भी नहीं पाए थे इस समय। तो सरकार गिर जाती है, 1 वोट यदि इनको मिलता तो वो सरकार ज़रूर बनाते, इनको बहुमत नहीं मिलता है। तो सरकार क्यों गिर गई? क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दल है, इनकी नीतियों से वो संतुष्ट नहीं थे। उनकी नीतियाँ कैसी थी? हिंदुत्व की नीतियाँ आ चुकी इस समय भाजपा के अंतर्गत और दूसरे दलों की नीतियाँ इसके जैसी नहीं थी। तो ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं और केवल 13 दिन की सरकार इनकी चलती है। अब आगे देखो दूसरा जो अपना कोएलिशन गवर्नमेंट है, बड़ी है, वो उसका नाम क्या है? यूनाइटेड फ्रंट, संयुक्त मोर्चा। पहले राष्ट्रीय मोर्चा, अब किसकी बन रही है? संयुक्त मोर्चा। तो संयुक्त मोर्चा के 2 प्रधानमंत्री, पहला हो जाएगा देवगौड़ा। पहले कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? देवगौड़ा। तो जून 1996 से अप्रैल 1997 तक संयुक्त मोर्चा सरकार बनती है। प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? एचडी देवगौड़ा। देवगौड़ा। इसमें जनता दल और कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। इस सरकार को कांग्रेस का बाहर से समर्थन था और उद्देश्य था भाजपा को सत्ता से बाहर रखना। कि बीजेपी नहीं है, हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं, आप सरकार बनाइए। किसकी सरकार बनेगी? संयुक्त मोर्चा की, देवगौड़ा। दूसरा इसमें नाम है, कुछ समय रहते हैं देवगौड़ा, उनकी भी सरकार गिर जाती है और इसी पार्टी के अंतर्गत इस संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे, वो है इंद्र कुमार गुजराल, जो कि गुजराल सिद्धांत भी देते हैं इससे पहले। तो अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक संयुक्त मोर्चा की दूसरी सरकार बनी। प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल। गुजराल सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल। यह सरकार भी कांग्रेस के समर्थन पर टिकी हुई थी और कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया और सरकार इनकी गिर जाती है। इनकी भी अब सरकार गिर गई। अब देखो इनको मैं याद करवाऊंगा अभी आपको। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको याद कीजिए आप पहले तो। आप है ना इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले हमने क्या देखा 1989 के अंतर्गत राष्ट्रीय मोर्चा, राष्ट्रीय फ्रंट या राष्ट्रीय मोर्चा। राष्ट्र अपने लिए महत्वपूर्ण होता है कि नहीं, इसलिए सबसे पहले कौन सी सरकार बन गई? राष्ट्रीय मोर्चा। 2 प्रधानमंत्री इसमें है, वीपी सिंह और दूसरे हैं चंद्रशेखर। इनको अलग से याद कर लीजिए, 2 प्रधानमंत्री रह गए। पहली गठबंधन सरकार है। उसके 5 उसके बाद में 5 साल कौन सी सरकार काम करेगी? 5 साल जो सरकार काम करेगी उसका नाम क्या है? कांग्रेस। प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? नरसिम्हा राव। अब ये सरकार खत्म हो गई, उसके बाद में 1996 के अंतर्गत एक सरकार बनती है बीजेपी की। किसकी सरकार? बीजेपी की। कितने दिन? 13 दिन।
उसके बाद में जो सरकार बनती है वो है संयुक्त मोर्चा की सरकार। किसकी सरकार? संयुक्त मोर्चा। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है। इसमें भी 2 क्या रहेंगे? प्रधानमंत्री रहेंगे। कैसे याद करोगे? देवगौड़ा। और देव के देव इंद्र, भगवान इंद्र गुजराल, है ना? ऐसे याद कर लीजिए। देव के देव इंद्र हो गए, 2 तो ये प्रधानमंत्री हो गए, वीपी सिंह चंद्रशेखर बीच में कांग्रेस, और उसके बाद में बीजेपी। क्रम से आप याद करोगे तभी याद होगा, नहीं याद नहीं होगा। यही चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करेगी, बाकी चीजें हम याद कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप याद कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 प्रधानमंत्री हो गए इस दौर में। 2 राष्ट्रीय मोर्चा के, 1 कांग्रेस के 3, 1 बीजेपी के 4 और 2 संयुक्त मोर्चा के प्रधानमंत्री हुए। 6 प्रधानमंत्री इस समय बन चुके हैं। गठबंधन सरकार के कौन-कौन सा है? एक तो ये गठबंधन सरकार के हैं और एक यहाँ पर ये संयुक्त मोर्चा। ये भी क्या था? एक गठबंधन सरकार था। ये आपको याद करना है। अब देखिए, अब एक और गठबंधन सरकार बनेगी अब, जिसका क्या नाम है? क्या नाम है उसका? एनडीए। एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये तीसरा गठबंधन है। और इस गठबंधन में मुख्य पार्टी कौन सी है? भाजपा। तो बीजेपी किस गठबंधन के साथ में जुड़ी हुई है? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ में जुड़ी हुई है। इस महागठबंधन को कहा गया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। और इसके अंतर्गत भी अब 2 सरकार बनेगी। ओके, पहली सरकार बनती है 1998 से 99। प्रधानमंत्री इसमें ठीक है, बीजेपी में वाले में कोई दिक्कत नहीं है, 3 प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तीनों ही कौन? अटल बिहारी वाजपेयी है, तो इसमें कोई ज्यादा समस्या अपने को नहीं आ रही है। और इनकी जो सरकार बनेगी, पहले 13 दिन बनी थी ना, अब दिन को क्या कर दीजिए? महीना, अब बन गई 13 महीने। पहले 13 दिन, उसके बाद में संयुक्त मोर्चा की सरकार हुई, और अब बन रही है बीजेपी की सरकार, जिसमें इनका जो गठबंधन है उसका नाम है एनडीए। ये आपको याद कर लेना है। 13 महीने की सरकार रहती है बीजेपी की, मुख्य रूप से एनडीए की। तो एनडीए का गठन कब हुआ? 1998 में, याद रहेगा। एनडीए का गठन कब हुआ और इसने सबसे पहली बार सरकार कब बनाई? 98 में इन्होंने सरकार बना ली। दूसरा जो है वो है, एनडीए की दूसरी सरकार बनी थी 5 साल के लिए, 1999 से 2004 के बीच में गवर्नमेंट बनती है। 1999 से एनडीए दोबारा सत्ता में आई। इस सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। तो बीजेपी से जुड़ा हुआ जो दल है, सबसे बड़ा जो गठबंधन है एनडीए, इसने पहली बार पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया है। किसके नेतृत्व में? अटल बिहारी वाजपेयी। यह गठबंधन युग की सबसे स्थिर सरकार मानी जाती है। इस समय सबसे स्थिर सरकार थी। इसमें प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? अटल जी रहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब इसमें फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले 13 दिन, उसके बाद 13 महीने, उसके बाद पूरे 5 साल प्रधानमंत्री रहते हैं। तो ये था आपका गठबंधन सरकारों का दौर, आपने पढ़ लिया। 2004 के बाद में पता है अगले 10 साल के लिए मनमोहन सिंह सरकार रहती है, उसके बाद में अगले लंबे समय तक अभी भी नरेंद्र मोदी सरकार है अभी। तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखनी है बातें, आपको याद हो जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो, अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय, ओबीसी। पूरा नाम क्या है ओबीसी का? अदर बैकवर्ड क्लासेज। हिंदी में इसको ओबीसी को क्या बोलते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग। ये लोग अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे राजनीति के अंतर्गत, ये हमें जानना है कि इनकी आखिर भूमिका क्या होती है राजनीति के अंतर्गत। अन्य पिछड़ा वर्ग को अंग्रेजी में अदर बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है। ओबीसी एक ऐसा सामाजिक वर्ग है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से अलग है। किससे अलग है? एससी और एसटी से। एससी और एसटी से अलग है ओबीसी। इस वर्ग में वे समुदाय आते हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ये 2 शब्द आपको ध्यान में रखना है। ओबीसी में हम क्या-क्या शामिल करेंगे? जो सोशल बैकवर्ड है और दूसरा एजुकेशनल बैकवर्ड है।
सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं और एजुकेशनल शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनको हम ओबीसी में शामिल करते हैं। ओबीसी की परिभाषा में एससी-एसटी के अलावा और दूसरी बात जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको हम ओबीसी के अंतर्गत शामिल करेंगे। ये बात ज़रूर आपको ध्यान में रखनी है ओबीसी और ओबीसी में शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए। 1.2 नंबर ये हो जाए, ये याद करना है। ओबीसी को परिभाषित किया जाता है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ या सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ। तो ऑप्शन में क्या करोगे आप? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, एजुकेशनल और सोशली जो बैकवर्ड है, उसको हम ओबीसी की परिभाषा में शामिल करते हैं। याद रहेगा, महत्वपूर्ण बात आपके लिए। लंबे समय तक इन वर्गों की राजनीतिक भागीदारी कम रही, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इनका कम रहता है क्योंकि ये बैकवर्ड थे, इनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, राजनीति के बारे में इनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था। इसलिए ये क्या रहते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये राजनीति में कैसे आएँगे, इनका रोल कैसे बढ़ जाता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इनका कैसे होता है, कैसे इनको रिजर्वेशन ये सब मिलता है, इसको हम देखेंगे जो कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण घटना है। और इस घटना की शुरुआत होती है, एक आयोग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक आयोग। उस आयोग का क्या नाम होता है? मंडल आयोग। मंडल आयोग बनाया जाता है। कब? 1978 में। किसके द्वारा? जनता पार्टी सरकार के द्वारा। जनता पार्टी सरकार कब बनती है पहली बार? 1977 में बनती है। मोरारजी देसाई आपने पढ़ा होगा कि 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है 1977 में। उसमें भी कई सारे दल काम करते हैं, खूब सारे नेता इसमें काम कर रहे होते हैं एक साथ में। और उन्होंने 1978 में ओबीसी को जानने के लिए कि ओबीसी कौन-कौन है, अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है अपने देश में, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ कौन है, उन सबकी जानकारी प्राप्त करने के लिए और उनका हक अदा करने के लिए एक आयोग बनाया जाता है, जिसका नाम होता है मंडल आयोग। तो मंडल आयोग का संबंध किससे है? अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति से संबंधित, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है क्या? मंडल आयोग। कब बनाया जाता है? 1978 में। किस सरकार के द्वारा? जनता पार्टी सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। मंडल आयोग सबसे पहले कब बना? 1978 में। किसने बनाया? जनता पार्टी सरकार ने। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई उस समय थे। तीनों बातें याद रहेगी, क्वेश्चन अक्सर आता है यहाँ से भी। इस आयोग का जो नाम है मंडल आयोग, मंडल आयोग का दूसरा नाम क्या है? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। मंडल आयोग का दूसरा नाम क्या है? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। अब पहला क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पहला इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इससे पहले भी एक आयोग बना था 1953 में, काका कालेलकर समिति की अध्यक्षता में। वो अपने को जानना नहीं है। क्यों नहीं जानना है? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। काका कालेलकर समिति। तो काका कालेलकर समिति की अध्यक्षता में 1953 में पहली बार ओबीसी की स्थिति जानने के लिए एक आयोग बना था, वो सफल नहीं हुआ। अब दूसरी बार एक बार फिर से आयोग बनाया जा रहा है, कब? 1978 में। ओबीसी की स्थिति को जानने के लिए कि आखिर कर क्या रहे हैं, कंडीशन कैसी है, पढ़े लिखे हैं कि नहीं, समाज में उनकी इज्जत है कि नहीं, ये जानने के लिए दूसरी बार आयोग बना रहे हैं। कब बना रहे हैं? 1978 में। उसको अपन क्या कर रहे हैं? मंडल आयोग। याद रहेगा इसको। दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग इसको कहते हैं। ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। मंडल आयोग के उद्देश्य क्या है? भारतीय समाज में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान करना। ये सोशली और इकोनॉमिक नहीं, एजुकेशनली, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कितना ये पिछड़े हुए हैं, इस बात का अध्ययन करने के लिए मंडल आयोग की स्थापना की जाती है। आयोग बनाया जाता है 1978 में। ये तय करना था कि कौन-कौन से समुदाय ओबीसी की श्रेणी में आते हैं, ये भी डिसाइड करेंगे, कैटेगरी बनाएँगे। ओबीसी की स्थिति में कैसे सुधार करें, इसलिए बनाए गए। पहले तो सूची बनाना, कौन-कौन है, पिछड़ा वर्ग कितना है शैक्षणिक और सामाजिक रूप से, उनकी श्रेणियाँ बनाना, उनके सुधार के उपाय सुझाना। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल,
इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? बीपी मंडल। उन्हीं के नाम पर इसे मंडल आयोग कहा जाता है। 1978 में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? बिंदेश्वरी प्रसाद। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। मंडल बिंदेश्वरी बी, पी यानी प्रसाद, मंडल यानी मंडल। इनकी अध्यक्षता में, ये इंसान का नाम है मंडल, इनका सरनाम है, सरनेम उनका टाइटल है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? इनके नाम से ही बना हुआ है, तो इसको अपन कह देते हैं मंडल आयोग, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन 1998 में 1978 में बना था, ओबीसी की स्थिति जानने के लिए, इन सब के लिए 1978 में बना दिया। अब 1978 में बना दिया है, और किसने बनाया? जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन जब तक ये अपनी रिपोर्ट देता है तब तक उनकी पार्टी चली जाती है, सरकार गिर जाती है। किसकी? जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। आपको याद भी होगा, जनता पार्टी की सरकार गिर गई। उसके बाद इलेक्शन होते हैं, इंदिरा गांधी की सरकार बन जाती है। तो 1980 में इसने रिपोर्ट दिया। कब बना? 1978 में। रिपोर्ट कब दी? 1980 में। इस मंडल आयोग यानी बिंदेश्वरी प्रसाद ने, किसमें उनके और भी साथ उनके सदस्य रहते हैं, कल थोड़ी काम करते हैं ये, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी 1980 में। उस समय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, सीधी सी बात है। चलो, अब इसने कहा क्या, ये आपके लिए जरूरी है कि इसकी सीमाएं क्या क्या है, क्या सीमाएं ना सॉरी इनकी सिफारिश क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, इन्होंने क्या क्या कहा। तो पहली बड़ी जो सिफारिश है, उन्होंने कहा कि इनको क्या देना चाहिए? आरक्षण देना चाहिए। रिजर्वेशन की सिफारिश कर दी, आरक्षण की सिफारिश कर दी। बहुत बड़ी बात है ये, आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ओबीसी के लिए। पहली बार बात किया उन्होंने, 1980 में अपनी रिपोर्ट में लिख दी। इस रिपोर्ट में क्या लिखा? मंडल आयोग ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए। कितना आरक्षण होना चाहिए? 27% आरक्षण की मांग कर दी इस मंडल आयोग ने। इसमें केंद्र सरकार की नौकरियों में, और दूसरा शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे विश्वविद्यालय हो गई, जैसे अपन नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम हो गई, ओके, उनमें यदि आपको एडमिशन लेना है तो उनके लिए व्यवस्था कर दी कि इनको 27% आरक्षण देना चाहिए, जहां भी एग्जाम के थ्रू या हायर जो अपने अच्छे इंस्टीट्यूशन है वहां पर आरक्षण की व्यवस्था कर दी। दूसरा क्या किया? जो जितने भी आईआईटी है, आईएम है, सब में कह दिया कि पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई संस्थाएं और जो सरकार की नौकरियां हैं, केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, उनमें 27% आरक्षण उनको देना पड़ेगा। सिफारिश पहली। दूसरा है कि इनकी स्थिति को और यदि बेहतर करना है तो दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करना पड़ेगा। तीसरा, इनको अवसर देने पड़ेंगे कि ये लोग पढ़ लिख सकें, शिक्षा से जुड़े हुए उनको अवसर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी ये सिफारिश आपकी बुक के अंतर्गत दे रखी है। ये भी आपका 3 नंबर का आ जाता है, तो आपको कुछ पहले की बातें भी लिखनी पड़ेगी सिफारिश के साथ में, पुरानी बातें भी आप लिखते हो 2-4 तो आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। एक पॉइंट और इसमें ये लिख सकते हो, इसने ये भी डिसाइड कर दिया कि कौन कौन से समुदाय ओबीसी की श्रेणी में आते हैं। ये भी इसने डिसाइड किया कि नहीं करना? अरे किया कि नहीं? ओबीसी में कौन कौन लोग आएंगे, किन किन श्रेणियों को, कितनी श्रेणियां होगी, किन किन को इसमें शामिल करेंगे, ये भी इसने कुछ कुछ काम किया था। इसने पहचान किया कि कौन कौन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो ओबीसी की पहचान कर लिए भी क्या हो गई, इसकी सिफारिश ही हो गई कि क्या क्या इसने किया। तो थोड़ा सा देख लेना, मेन पॉइंट तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। इसकी जो रिपोर्ट है ये मंडल आयोग की, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 27% आरक्षण, भूमि सुधार अलग पॉइंट लिख सकते हो, शिक्षा के अवसर बढ़ाना, इसको एक अलग पॉइंट आप लिख सकते हो। 3 पॉइंट हो गए अपने, थोड़ा और डिटेलिंग इनका दे देना आप। चलिए अब आगे देखते हैं कि मंडल आयोग ने जो सिफारिश की उसको कैसे लागू करें। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना। तो जैसे ही सिफारिश दी 1980 में, उसकी रिपोर्ट को एक बैग में डाला गया और रख दिया एक कॉर्नर के अंतर्गत।
अगले 10 सालों तक इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। 1980 में किसकी सरकार बन जाती है? इंदिरा गांधी सरकार, उसके बाद में 5 साल राजीव गांधी सरकार, 10 सालों में इस पर कोई काम नहीं हुआ। अब देखो 1989 के अंतर्गत सरकार बनती है किसकी? किसकी सरकार बनती है? राष्ट्रीय मोर्चा की, और विश्व प्रताप सिंह क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री। तो 1990 के अंतर्गत राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय किया। देखिए हुआ क्या था, जब ये चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने ये भी घोषणा किया था कि जो भी रिपोर्ट थी ओबीसी वाली हम उसको लागू करेंगे, और उसके आधार पर इसको खूब सारे वोट भी मिलते हैं, किनको? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को खूब सारे वोट मिलते हैं और ये सरकार बना पाते हैं उस स्थिति में, और वीपी सिंह ने अपना जो भी वादा किया था उसको निभाने के लिए यहाँ पर इसको लागू कर देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बड़ा परिवर्तन हो रहा है भारतीय राजनीति में, जब ओबीसी की रिपोर्ट, जो मंडल रिपोर्ट है उसको लागू किया जाता है। बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। तो किनके द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया? वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह। किस पार्टी के साथ में ये जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के साथ में ये जुड़े हुए हैं। इन्होंने क्या किया? केंद्र सरकार और उसके उपक्रम की नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण देने से संबंधित था। उन्होंने कहा कि अब हम सरकारी जो नौकरियां हैं, केंद्र सरकार और उसके उपक्रम, यानी इनसे जुड़े जितने भी इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, वहां पर 27% आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण दे दिया इन्होंने, वीपी सिंह ने। बड़ा हंगामा शुरू होता है, देश में हिंसाओं का एक नया दौर शुरू होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर खूब बड़े बड़े आंदोलन इस समय होते हैं। भारत के और भी कई भागों में आंदोलनों की शुरुआत हो जाती है। तो मंडल मुद्दा और देशव्यापी प्रतिक्रिया। सरकार के इस निर्णय के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रिया होती है। कई स्थानों पर मंडल विरोधी आंदोलन हुए। मंडल विरोधी मतलब ओबीसी आरक्षण के विरोध में, मंडल ने जो रिपोर्ट दी उसके विरोध में क्या होते हैं? आंदोलन होते हैं। कुछ जगह हिंसक घटनाएं भी हुई, कुछ लोग खत्म भी हुए, कुछ लोगों ने आत्मदाह भी का, अपने आप को जलाया भी कुछ लोगों ने। तो ये घटनाएं होती है। ये तो हो गई विरोध। कुछ ने इनका समर्थन भी किया, इस आरक्षण का 27% का। दूसरी ओर ओबीसी वर्गों ने इस निर्णय का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। किसको? किसको ऐतिहासिक कदम उठाया? ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया 27%, उन्होंने कहा तो ये तो सामाजिक न्याय है। समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसकी भलाई के लिए सरकार काम कर रही है। अब वाकई में न्याय की स्थापना होगी, जस्टिस, सबके साथ न्याय की स्थापना होगी। ऐसी बातें ओबीसी से जुड़े हुए नेताओं ने कहा और लोगों ने कहा। ओबीसी आरक्षण के समर्थन में और विरोधी में जो बड़ा विवाद हुआ उसी को कहते हैं मंडल मुद्दा। एक नंबर में आता है कि मंडल मुद्दा क्या है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे और कुछ लोग इनका समर्थन कर रहे थे। इनके बीच का जो विवाद है उसी को अपन क्या कहते हैं? मंडल मुद्दा। यानी कुछ लोग 27% आरक्षण दे दिया, इसका विरोध कर रहे थे। कुछ लोग हैं इनका समर्थन कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है, ये तो सामाजिक न्याय हमें मिल गया, अब सबकी भलाई का काम होगा। तो दोनों के विवाद को अपन क्या कहते हैं? मंडल मुद्दा। यही क्या है? मंडल इश्यू, मंडल मुद्दा इसको कहते हैं। अब इनको आरक्षण दे दिया, लेकिन ये मामला कहाँ जा रहा है? कोर्ट में जा रहा है। कैसे 27% आरक्षण दे दिया और ये मामला कहाँ पहुंच जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? इस आरक्षण को रद्द करवाना है, इसके लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इतिहास का एक बड़ा डिसीजन आता है, और उस डिसीजन का नाम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट वर्सेज इंदिरा साहनी मामला। भारत सरकार और इंदिरा साहनी मामला। भारत सरकार और इंदिरा साहनी मामला, इन दोनों के बीच में एक केस जाता है, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। मामला याद करना, इंदिरा साहनी मामला किससे जुड़ा हुआ है? मंडल से या ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ ये मामला। एक ही बात है, ओबीसी आरक्षण, मंडल बोल सकते हो आप। तो इंदिरा साहनी का जो मामला था, जो केस था, उसमें इसको चुनौती दी गई 27% आरक्षण को, और यह मामला प्रसिद्ध हुआ इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट वर्सेज इंदिरा साहनी। बड़ा एक केस है। एक केस, सबसे बड़ा कौन सा केस? अनंत भारती।
और वैसा ही एक बड़ा केस है भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ, वो है इंदिरा साहनी, बड़ा केस है। इसलिए तो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो आप। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और कहा कि जो 27% आरक्षण है वो बिल्कुल ठीक है, मिलना चाहिए ओबीसी को। समर्थन दिया इसने। इस फैसले से ओबीसी आरक्षण को कानूनी मान्यता मिल गई और शुरुआत होती है ओबीसी आरक्षण की, जो अभी भी कंटिन्यू है। आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट में 27% है, राजस्थान में 21% आरक्षण मिला हुआ है। चलिए ये तो हो गया पूरा मंडल। उसके बाद में एक इंसान है कर्पूरी ठाकुर, कहाँ से जुड़ा हुआ है? बिहार से जुड़ा हुआ है। शानदार एक इंसान है जिसका नाम है कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने बिहार में बहुत पहले ही ओबीसी आरक्षण को लागू कर दिया था। तो ओबीसी आरक्षण को पहली बार लागू करने वाले कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। बहुत पहले लागू कर दिया था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणी थे। उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी आरक्षण देने की नीति लागू की और इससे ओबीसी वर्गों में राजनीतिक चेतना बढ़ी। ये 3-4 लाइन आपको ध्यान में रखनी है। बिहार में ओबीसी राजनीति और आरक्षण देने वाले पहले इंसान कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। बिहार में इसको लागू किया जाता बहुत पहले। अब देखते हैं इसके आउटकम देखते हैं कि ओबीसी राजनीति में अब क्या-क्या होता है, इसके परिणाम क्या हुए? ओबीसी राजनीति में इसके क्या-क्या परिणाम हुए? देखो इसमें पहला एक राजनीतिक संगठन है जिसका नाम होता है बामसेफ। कब बनता है? 1978 में बनता है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन। तो पिछड़े हुए एवं अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों का महासंघ का गठन हुआ। एक बड़ा संघ बनता है किसका? जो पिछड़े हुए हैं और जो अल्पसंख्यक है, इनके समुदाय के जो कर्मचारी लोग हैं, इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया जिसका नाम है बामसेफ, BAMCEF। पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है। छोटा सा क्वेश्चन आता है, बामसेफ कब बनता है? 1978 में बनता है। इस संगठन ने बहुजन वर्ग यानी एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जोरदार वकालत की कि जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है और महिलाएं हैं और अल्पसंख्यक है, उन सबको राजनीति में आना चाहिए। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन क्या आता है? ये बहुजन का मतलब क्या है? बहुजन से आप क्या समझते हो? बहुजन यानी बहुत सारे लोग और भारत में सबसे बड़ा वर्ग यानी एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक, इन सबको अपन क्या कहते हैं? बहुजन। तो इनकी भी राजनीति के अंतर्गत पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये किसने कहा? बामसेफ ने कहा। एक संघ बना। अब क्या बोले, संघ तो बना लिया लेकिन ऐसे मजा नहीं आ रहा। राजनीति में हम आएंगे अब। राजनीति में ये लोग आएंगे। अब राजनीति में आएंगे तो उससे पहले एक समिति बनाने इन लोगों ने, और समिति का नाम रखा क्या? दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और इसको बोलते हैं DS4। तो DS4 के नाम से एक और समिति बना ले। बामसेफ इन्होंने बनाया, कांसीराम अभी हम पढ़ेंगे, और दूसरा DS4, दो बना लिए। इस प्रक्रिया से बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ और DS4 के बाद में किससे क्या बनता है? बहुजन समाज पार्टी। पहले क्या बना? बामसेफ, उसके बाद में DS4 और उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी। बीएसपी 1980 में बनती है। बीएसपी कब बनी? 1980 में। और उसके कुछ साल बाद में 1984 में क्या बनती है? बीजेपी। जनसंघ से एक नई पार्टी का निर्माण होता है जिसको अपन बीजेपी बोलते हैं। ओके, तो DS4 मतलब डी से क्या हो गया? दलित। S4 का मतलब एस कितनी बार आ रहा है? 4 बार ऐसा आ रहा है। शोषित समाज संघर्ष समिति, S4 आ गया। इसको अपन क्या कहते हैं शॉर्ट में? DS4 इसको अपन कहते हैं। एक समिति और बन गई, एक फेडरेशन बन गया, संघ बन गया, एक समिति बन गई, और इसी से आगे जाके क्या बनता है? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। तो कांसीराम ने क्या बनाया? बीएसपी का गठन किया। बामसेफ है, DS4 है, बीएसपी है, ये किसने बनाए थे? कांसीराम ने। प्रारंभ में बीएसपी को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन था। ये ध्यान में रखना है, किसका ज्यादा समर्थन मिलता है? दलित मतलब SC, शेड्यूल कास्ट।
अनुसूचित जाति, दलित का ज़्यादा समर्थन मिलता है कांशीराम जी को। बहुजन वर्ग देश की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं, तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। कांशीराम के द्वारा बनाए गए संगठन कौन-कौन से? एक तो पूरी राजनीतिक पार्टी होगी, एक डीएस-4 हो गया और एक वामसेफ हो गया। 1978 में वो जो बनता है, उसके बाद डीएस-4 बनता है और 1980 में ही बहुजन समाज पार्टी बन जाती है। ये क्या है? कुछ आउटकम है, उससे निकल रहा है किससे? ओबीसी की राजनीति का एक आउटकम के रूप में हम देख सकते हैं। चलिए, तो अपना दूसरा बड़ा पॉइंट खत्म हो गया है। कोएलिशन गवर्नमेंट और दूसरा अपन ने पढ़ा मंडल मुद्दा। अब है तीसरा पॉइंट हमारा, और ये है हमारा तीसरा, भाजपा कैसे उदय होता है, सांप्रदायिकता क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है और लोकतंत्र, इन बीच का मुद्दा। सीधी सी बात है, अपन बाबरी मस्जिद वाला, राम मंदिर वाले जो भी मामले हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा मुद्दा है इस चैप्टर का, जो कि हमारा अंतिम मुद्दा भी है। तो कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? भाजपा का गठन और विचारधारा में परिवर्तन। शुरुआत में जो भाजपा बनी थी उस वो वैसी थी, लगभग कांग्रेस जैसी थी। जो गांधीवादी नीतियां थी उसी को शुरू करते हैं वो अपनाना, लेकिन उसके बाद उनको लगता है कि ये तो मजा नहीं आ रहा है, इससे तो लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यदि गांधीवादी अपनाना है तो उधर तो है ही, कांग्रेस पहले से ही काम कर रही है। तो ये कुछ नया चेंज करेंगे, उसको अपन पढ़ेंगे। तो जनता पार्टी के पतन, जनता पार्टी, अभी अपन ने पढ़ा ना, जनता पार्टी सरकार बनाती है 1977 में, फिर मंडल मुद्दा आता है, मंडल कमीशन यही लोग बनाते हैं, मोरारजी देसाई 1978 में बनाते हैं, और विभाजन के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है। कब होता है? 1980 क्यों लिखा हुआ है? सही है फिर, है ना? सही है, सही है। 1980 बीजेपी, बीएसपी। ओके, इसको आप देख लीजिए। तो भाजपा का गठन कैसे होता है, विचारधारा कैसे बनती, इसको आप एक बार देख लीजिए। ओके, यहाँ तक अपन ने समझ लिया है कि बीजेपी अब बनेगी, उसके बाद में बीएसपी बनेगी। देखिए, हुआ क्या था कि 1977 में हम देखते हैं इमरजेंसी खत्म होती है, इमरजेंसी खत्म होते ही 1977 में क्या हुआ? जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब उसी में अंडर काम कर रहे होते हैं। तो एक समय के बाद में इनके बीच में कुछ इश्यूज हो जाता है, उसको तो अपन नहीं पढ़ेंगे, काफी बड़ा हो जाता है मेंबरशिप को लेके। ये अलग हो जाते हैं और अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बना ली उन्होंने 1980 के अंतर्गत। ओके, उनसे विवाद हो जाता है जनता पार्टी से। और दूसरी तरफ बीएसपी अपन देखते हैं, वहां पर एक बामसेफ बना सबसे पहले 1978 में, उसके बाद में डीएस-4 बना और उसके बाद में बीएसपी बना, बहुजन समाज पार्टी बना 1984। उसको ठीक कर लेना आप, ठीक है? 1984, 80 और 84, बीजेपी, बीएसपी, बीजेपी, बीएसपी, बीजेपी 80, बीएसपी 1984 के अंतर्गत बनती है। भाजपा के अधिकतर जो समर्थक है पहले भारतीय जनसंघ से जुड़े थे। जनसंघ कब बना था? 1951 के अंतर्गत जनसंघ बनता है, उसी से ये लोग जुड़े हुए थे। एक चैप्टर है अपना पूरा, उसमें जो एक दल का प्रभुत्व वाला सेकंड नंबर चैप्टर, उसमें ये सब बातें पढ़नी है अपने को। तो प्रारंभ में इस पार्टी ने गांधीवादी समाजवादी का जो विचार है उसको अपनाया, वेलफेयर से जुड़े हुए काम करना, समाज कल्याण से जुड़े हुए काम करना, इन सबको शुरू किया था इन्होंने।
विकास की बातें करना, गरीबी हटाना, बेरोज़गारी कम करना, इन सब पर शुरुआती काम किया था, लेकिन इसको ज़्यादा समर्थन नहीं मिल रहा था। 1986 के बाद में भाजपा ने अपनी राजनीति की दिशा बदली और पार्टी ने हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति पर जोर देना शुरू किया। उद्देश्य था जितने भी हिंदू देश में हैं उनको मोबिलाइज़ करना, यानी एकजुट करना, एक साथ लेके आना। जितने भी हिंदू देश में उनको एक जगह लेकर आना और इससे राजनीतिक समर्थन में बदलना। चलो, तो हिंदुत्व की जो अवधारणा है, शुरुआत में ये शब्द किसने दिया था? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने हिंदुत्व की परिभाषा दी। उनके अनुसार भारत क्या है? एक हिंदू राष्ट्र है और भारत का नागरिक वही हो सकता है जो भारत को क्या माने? पितृभूमि और पुण्य भूमि माने। किसको माने? भारत को। फादरलैंड एंड होली लैंड माने, पितृभूमि माने और पुण्य भूमि माने, वही क्या होगा? हिंदू राष्ट्र होगा। परिभाषा याद करनी है वीडी सावरकर के अनुसार, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ये आपको जरूर याद करना है। वीडी सावरकर हिंदुत्व शब्द दिया था और इनके द्वारा जो परिभाषा दिया था हिंदू राष्ट्र क्या है, उन्होंने कहा और क्या कहा कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है जो भारत की भूमि को क्या माने? पितृभूमि माने और पुण्य भूमि माने, वही हो सकता है भारत का सिटीजन, भारत का नागरिक वही हो सकता है। ऐसा किसने कहा? वीडी सावरकर ने कहा। मजबूत राष्ट्र केवल एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति पर आधारित हो सकता है। पूरे देश में जो कल्चर है वो एक जैसी होनी चाहिए। हिंदुत्व है, हिंदुओं की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसका पालन सभी देशवासियों को करना चाहिए। वोट लेकर आना है एक साथ में, सीधी सी बात है। उनके अनुसार भारत में राष्ट्रवाद की नींव केवल हिंदू संस्कृति हो सकती है। पूरा भारत एक जगह, राष्ट्रवाद मतलब एक जगह कैसा आएगा पूरा देश? जब पूरे देश के लोग हिंदू संस्कृति को अपनाएं। यह सोच धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांत से टकराती है। धर्मनिरपेक्षता क्या है कि सभी को अपने-अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। कोई धर्म को माने, नहीं माने उसकी मर्जी है। उसके अपने-अपने प्रैक्टिस हो सकते हैं। अनुच्छेद 25 अपन पढ़ते हैं कि किसी भी धर्म के अनुसार आचरण करने, व्यवहार करने, किसी भी पूजा पद्धति को अपनाने का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। सबको जो हिंदू संस्कृति है उसका पालन सभी को करना चाहिए। ये सब क्यों कर रहे हैं? सभी हिंदू को एक साथ लेकर आना और फिर राजनीति के अंतर्गत आना। यहाँ पर ये बात अपनी 12वीं की पुस्तक बता रही है। देखिए, ज़्यादा नहीं बताएँगे आपको, जितना किताब में लिखा है उतनी बातें बतानी है, समझ गई? बाहर नहीं जा सकते हम। कुछ लिमिटेशंस होती है अपनी भी, ऑनलाइन क्लासेज़ है, ध्यान रखनी पड़ती है चीज़ें। तो कौन-कौन सी घटनाएँ हैं जिससे भाजपा का उदय होता है और भारतीय राजनीति में कुछ बड़े चेंज होंगे? कौन-कौन सी घटनाएँ हैं वो अपने को देखना है। तो 1986 घटनाएँ और ये जो सांप्रदायिक राजनीति का उभार है वो कैसे? सांप्रदायिक राजनीति मतलब धर्म के आधार पर जो राजनीति होती है। सांप्रदायिकता जहाँ पर सभी धर्मों को एक समान नहीं माना जाता, किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और धर्म के साथ में विशेष व्यवहार किया जाता है। उसको अपन क्या कहेंगे? सांप्रदायिकता राजनीति, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाली राजनीतिक शुरुआत भारत में कैसी होती? कौन-कौन सी घटनाएँ हैं? उसको अपने को समझना है। तो पहला एक मामला आता है शाहबानो मामला। पहला केस कौन-सा है? शाहबानो। एक महिला है, बुजुर्ग महिला है, उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 62 वर्ष हो चुकी है उम्र और उनके पति ने उनको तलाक दे दिया। अब तलाक दे दिया है तो मुस्लिम लॉज़ क्या कहते हैं कि तलाक दे दिया तो दे दिया, बात खत्म हो गई। उनको कोई भी गुज़ारा भत्ता, खाने-पीने की व्यवस्था उनके जो पति है वो नहीं करेंगे। कोई उनको हेल्प नहीं मिलेगी यदि तलाक दे दिया। 62 वर्ष से कहाँ जाएगी ये महिला? कहाँ जाएगी? उठ के कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला तो ठीक ही है, कि ये बात ठीक है कि हम जो मुस्लिम लॉज़ है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। 62 वर्ष की महिला है, अब कहाँ जाएगी? तो उनको, उनके जो पति है, जिनके साथ उनका रिलेशन खत्म हो गया है, अब उनको गुज़ारा भत्ता उनको देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने पूर्व पति से गुज़ारा भत्ता पाने के लिए अदालत में क्या कर दी? याचिका दायर कर दी। अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार की प्रतिक्रिया कुछ किसके पक्ष में? शाहबानो के पक्ष में मामला सुनाया, फैसला सुनाया कि नहीं, गुज़ारा भत्ता देना पड़ेगा। सीधी-सी बात है, मुसलमान का जो कानून है उसमें इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो चुका है।
अब उस समय जो गवर्नमेंट थी राजीव गांधी की सरकार रहती है, कांग्रेस की सरकार उस समय थी और उनको लगा कि ऐसे यदि होता है तो अपने जो मुस्लिम वोट है, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएँगे, तो मुसलमानों को अब खुश करना पड़ेगा क्योंकि वोट करना है, जो भी कुछ होता है, राजनीति के अंदर जो कुछ भी होगा, क्या होगा? वोट प्राप्त करने के लिए होगा। चाहे मुसलमान की राजनीति करे या हिंदू की राजनीति करे, अंतिम उद्देश्य क्या होता है? वोट प्राप्त करना और बेवकूफ़ कौन बनती है? जनता बेवकूफ़ बनती है। ओहो! ये कर देंगे। सब बकवास चीज़ें होती है, उनका एक ही गोल है, वोट प्राप्त करना, सरकार, पावर को प्राप्त करना, शक्ति उनका उद्देश्य होता है। सरकार की प्रतिक्रिया कुछ रूढ़िवादी मुस्लिम नेताओं के इस फैसले का विरोध किया। सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पारित कर दिया। ये ध्यान में रखना है मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 और इस कानून से सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया कि गुजारा भत्ता देना चाहिए, वो खत्म हो जाता है डिसीजन। कब? जब ये मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पारित होता है, उसका अब कोई वैल्यू नहीं रहता जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि जो सावाहान है 62 वर्ष की महिला, उसको हर महीने कुछ पैसे उनके भूतपूर्व पति के द्वारा देना पड़ेगा, वो मामला खारिज हो गया। कुछ नहीं देना है, क्यों नहीं देना है? क्योंकि मुसलमान नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर प्रेशर डाला कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, आप हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर कर रहे हो। ये धर्म से जुड़ा मामला है, गुजारा भत्ता कुछ नहीं होता है ऐसा हमारे धर्म के अंतर्गत और आपने वादा किया था कि आप हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करोगे। तो राजीव गांधी को भी वोट ये सब चाहिए और वो इस मामले में फँस जाते हैं, बुरी तरह गवर्नमेंट फँस जाती है। अब मुसलमान तो खुश हो गई, लेकिन नाराज कौन हुए? हिंदू लोग अब नाराज हो गए कि ये तो मुसलमानों के लिए काम कर रही है पार्टी, अब खुश तो उनको भी करना पड़ेगा। हिंदुओं को भी अब खुश किया जाएगा। तो राजनीतिक प्रभाव महिला संगठन और बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध किया। भाजपा ने इसे अल्पसंख्यक तुष्टिकरण तुष्टिकरण क्या होता है? खुश करने की नीति। मतलब मुसलमानों को भी खुश रखो, हिंदुओं को भी खुश रखो। अपने वोट की राजनीति, अपने वोट प्राप्त करने के लिए क्या अपनाओ? तुष्टिकरण की, सबको खुश रख करके रखो। कोई नाराज नहीं होना चाहिए। भाजपा इसको कह रहे हैं ये अल्पसंख्यकों को खुश करने की नीति है। अल्पसंख्यक यानी जिनकी जनसंख्या कम है, धर्म के आधार पर, सीधी सी बात है, मुसलमानों को खुश करने की नीति अपना रही है कांग्रेस, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया। अब एक मामला देखते हैं अयोध्या विवाद की पृष्ठभूमि हम देखते हैं। दूसरा मामला देखते हैं अयोध्या विवाद वाला। एक और मामला हमें देखना है। तो ये जो एक मस्जिद है, तो ये मस्जिद बनाई थी मीर बाकी ने। किसने बनाई? 16वीं सदी में किसने बना दी? मीर बाकी ने। मीर बाकी मुगल शासक बाबर का सेनापति था। बाबर का सेनापति था, जो इनके फाउंडर रहते हैं। कुछ हिंदुओं का विश्वास था कि ये मस्जिद भगवान राम की जन्मभूमि पर बने राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने ऐसा कहा कि ये जो मस्जिद बनी हुई है, जो 16वीं सदी में बनी थी मीर बाकी के द्वारा, और उन्होंने कहा कि ये तो पहले यहाँ पर भगवान राम जी रहते थे, उनका मंदिर था पहले, उस मंदिर को तोड़ के यहाँ पर मस्जिद बनाई गई, ऐसा कहा गया। कब की बातें हैं? 1986 की ये बातें चल रही है अभी। तो बाबरी मस्जिद का मामला क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बाबरी मस्जिद में 1940 के दशक में ये मामला एक बार कोर्ट में गया था। उस समय किसकी सरकार थी? ब्रिटिश सरकार थी। तो उन्होंने कहा कि ये मामला अब हमारी समझ में नहीं आता, लॉक लगा दीजिए। हमें इतना ध्यान नहीं है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, मामला सब कुछ उलझा हुआ था। इन्होंने कहा कि ये सब नहीं, एक बार के लिए इसको लॉक लगा दीजिए। तो 1940 के दशक में शायद 43, 44 या 46 के आसपास इसको लॉक लगा दिया जाता है। फिर आता है मामला एक फैजाबाद जिला न्यायालय। फैजाबाद कहाँ है? जहाँ पर अयोध्या है वहीं पर क्या फैजाबाद है। ओके, तो फैजाबाद के अंदर क्या है? अयोध्या है। तो वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्होंने आदेश दिया कि ताला खोल दिया जाए ताकि हिंदू पूजा कर सकें। 1940 के दशक में ताला लगाया गया और लगभग अब 40 साल हो चुके हैं उन बातों को। 40 साल बाद में बोला कि ताला खोला जाए। किसने कहा? फैजाबाद जिला न्यायालय, फैजाबाद जो कि यूपी के अंतर्गत ही है। अयोध्या जो स्थान है, ये जो मंदिर मस्जिद है, जो बाबरी मस्जिद है, वो किसमें है? इसी के अंतर्गत थी, इसी क्षेत्र के अंदर, फैजाबाद क्षेत्र के अंदर।
इसके बाद दोनों पक्षों ने अपने-अपने संगठनों अपने-अपने समुदायों को एक जगह लाना शुरू कर दिया। भाजपा ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया कि जैसे ही फैज़ाबाद ने उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा, जिला न्यायालय ने कहा कि इस मामले को हटाइए अब, ताला खोलिए, अब भगवान राम की पूजा की जाएगी। तो अब क्या हुआ, अब एक वास्तव में जो बीजेपी थी पहले जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थी, अब दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती कि यहाँ से ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। तो यहाँ से उनकी राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा है और ये कौन कह रहा है? हमारी 12वीं की किताब कह रहे हैं। जितने भी विचार किसके हैं? किताब के हैं, मेरा कोई भी विचार इसमें नहीं है। सीधी-सीधी बातें हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब वोट प्राप्त करना है, क्या किया जाएगा? सबसे पहले एक राम मंदिर आंदोलन किया जाएगा और एक रथ यात्रा चलाई जाएगी। सभी हिंदुओं को एक जगह लाने के लिए, राजनीति में आने के लिए इस प्रकार का एक काम रथ यात्रा का किया जाता है। भाजपा ने आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक और विश्व हिंदू परिषद वीएचपी मतलब विश्व हिंदू परिषद, इन संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन चलाया। आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी इन तीनों ने मिलकर क्या चलाया? एक बड़ा आंदोलन चलाया। समर्थन जुटाने के लिए, किसको जुटाने के लिए? किताब में क्या लिखा हुआ है? समर्थन जुटाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक विशाल रथ यात्रा, सोमनाथ से अयोध्या तक विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। उद्देश्य था राम मंदिर निर्माण के समर्थन में जन भावना जगाना। इसका उद्देश्य क्या है? राम मंदिर को बनाया जाएगा, लोगों को इमोशनल किया जाएगा, थोड़ा सपोर्ट चाहिए उनको। ये काम इस समय होता है। अब देखो 6 दिसंबर का दिन आता है। कब का दिन आता है? 6 दिसंबर 1992 और उस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया गया इसी दिन 6 दिसंबर, याद रहेगा। ये घटना पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा का कारण बनी। परिणाम क्या हुआ? देश के कई हिस्सों में दंगे हो गई। 1986 में मुंबई में भीषण हिंसा होती है। मुंबई में क्या हुई? पहली लड़ाई झगड़ा कहाँ पर हुआ? अयोध्या के अंदर। दूसरा कहाँ हुआ? मुंबई में। वो संजय दत्त वाला मामला देखते हो आप, उनके पास हथियार मिले थे। वो मुंबई हिंसा यहीं से जुड़ी हुई कनेक्ट है कुछ ना कुछ बातें। ओके, उनके बाद में उनको सजा भी होती है, काफी लंबे समय तक वो जेल में भी रहते हैं। हजारों निर्दोष लोग मारे जाते हैं, संपत्ति को भारी नुकसान हुआ और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धक्का लगा कि भारत जो देश जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सभी लोग मिलकर रहते हैं, ये क्या हो गया? एक मस्जिद को गिरा दिया गया। ऐसे-ऐसे थोड़ी छवि भारत की खराब हो जाती है, जो भारत की छवि थी धर्मनिरपेक्षता की। अयोध्या घटना के बाद में सरकार ने क्या किया? पहला तो केंद्र सरकार किसकी थी इस समय? नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया और जिन राज्यों में भाजपा सरकार थी वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। सब में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए सभी जो स्टेट गवर्नमेंट थी, राज्य सरकार थी जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट काम करती, सबको हटा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल की सुरक्षा के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के विरुद्ध अदालत की अवमानना का मामला भी चला था। अदालत ने पहले ही सब कुछ कंफर्म किया कि ये एक रथ यात्रा निकलनी है, क्या आप अयोध्या वहां पर सुरक्षा को मेंटेन रखोगे कि नहीं रखोगे, ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? उन्होंने बोला कि हाँ हाँ, सब ध्यान रहेगा, कोई भी हिंसा नहीं होगी, ये एक साधारण सी रथ यात्रा निकलती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मामला गड़बड़ हो जाता है। तो उसके बाद में केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग भी गठित किया। अधिकांश राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा भी की और इसे धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध बताया गया। तो क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं थी, ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता की क्या थी? एक परीक्षा थी। ये एक बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है कि ये जो घटना है सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं है, ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता की एक परीक्षा भी है। ये आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एक धार्मिक घटना नहीं थी कि कुछ लोगों ने वहां पर उसको गिरा दिया, मंदिर ये सब हो गया। मेन क्वेश्चन था क्या था? जो भारत की आत्मा है, क्या धर्मनिरपेक्षता जो भारत के संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है, उसके ऊपर
क्या हो गई उसकी भी एक परीक्षा थी कि भारत क्या अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? क्या यहाँ पर जो बहुसंख्यक है, हिंदू है, वो कहीं मुसलमानों के ऊपर अत्याचार तो शुरू नहीं कर देंगे? आप ध्यान कीजिए, इसमें श्रीलंका में क्या चल रहा था? श्रीलंका के बारे में सोचिए, लिट्टे संगठन एलटीटीई वहाँ पर काम कर रहा था। तमिल जो लोग हैं, सिंहली समुदाय के साथ में अत्याचार कर रहे थे वहाँ पर। यही वह समय है, भयंकर तरीके से अत्याचार हो रहा था। और पाकिस्तान का जो इश्यूज़ है उसमें बांग्लादेश में हर जगह आपको देखने को मिलता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके साथ में कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो भारत के ऊपर भी ऐसा लग रहा था कि अब भारत में भी जो अल्पसंख्यक है यानी मुसलमान समुदाय है वो अब नहीं रह पाएँगे यहाँ पर। कहीं न कहीं इनके बीच में जो दूरियाँ हैं अब लगातार बढ़ने वाली है। क्या ऐसा कुछ होने वाला है क्या? इसका आंसर हमें देना है कि इस घटना को आप किस तरह से देखते हो? ये क्या है आपका समझने वाला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। आंसर है, आप पढ़ लेना इसको। अब देखो एक मामला और होता है गुजरात दंगा 2002 के अंतर्गत होता है। फरवरी-मार्च 2002 में गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर अयोध्या से लौट रही ट्रेन की एक बोगी, एक डब्बे के अंतर्गत क्या लगा दी? आग लगा दी गई। इसके बाद राज्य में व्यापक हिंसा हुई। इस घटना ने एक बार फिर धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए। कहा क्या जा रहा है? अयोध्या से कुछ लोग राम जी के जो भक्त होते हैं, जो सेवा करते हैं, जहाँ उनको क्या कहा जाता है? कार सेवक उनको कहा जाता है। ये लोग ट्रेन में बैठे हुए थे और कहा गया कि इस गुजरात का जो क्षेत्र है, गोधरा जो स्टेशन है, वहाँ पर उस डब्बे में आग लगा दी जाती है मुसलमानों के द्वारा। ऐसा इसमें कहा जाता है। तो फिर जितने भी हिंदू लोग होते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। गुजरात में किसकी सरकार थी उस समय? नरेंद्र मोदी सरकार रहती है। उनके ऊपर आरोप लगाता है कि उन्होंने ये सब बढ़ाया। ऐसे आरोप, ऐसी घटनाएँ हमें देखने को मिलती है सामान्यतः। और उसमें प्रधानमंत्री रहते हैं अटल जी, उसमें प्रधानमंत्री रहते हैं। ये भी इनको बोलते हैं, एक बार इनको अपने पास बुलाया और कहा कि ये क्या चल रहा है गुजरात के अंतर्गत? उनको कहा जाता है, आप अपना राजधर्म का पालन करो। क्या कहा गया इनको? आप अपने राजधर्म का पालन करो। राजधर्म मतलब एक जो राजा होता है उसका धर्म क्या है? अपनी जनता की भलाई करना। आप अपने जो कर्तव्य हैं, स्टेट के जो आपके कर्तव्य हैं, आपका जो गुजरात है उसको आप ठीक से काम कीजिए। इस प्रकार के दंगे हैं ये सब ठीक नहीं है। ऐसा उनको कहा गया। राजधर्म का पालन करने की बात उनको इस गुजरात दंगे के बाद में कही जाती है। बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पर हम नहीं कर सकते। क्या-क्या इस समय चीज़ें हुई थी। इतना याद करना है, गुजरात दंगा 2002 के अंतर्गत होता है। चलिए अपन ने चुनाव पढ़ा था। कौन-सा चुनाव पढ़ा था अपन ने? एक चुनाव तो पढ़ा था अपन ने कि 1999 के अंतर्गत बीजेपी की सरकार आई, मतलब एनडीए की सरकार आई जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कौन-सी है? बीजेपी। 2004 तक ये काम करती है और एक बड़ा नारा लगाती है शाइनिंग इंडिया के नाम से, चमकता हुआ भारत की स्थापना की जाएगी 2004 के बाद में। वो लग रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, बहुमत के साथ में आएगी। बीजेपी वालों को ये सब लग रहा होता उसमें 2004 की ये बात है। लेकिन बड़ा चेंज होता है भारतीय राजनीति में, एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही थी और खूब सारे जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये विदेशी महिला है, इसको हम प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। बड़ी आलोचना उस समय सोनिया गांधी की होती। बहुत सारी और भी बातें होती है, आपको मिल जाएगा कहीं न कहीं। तो किसको प्रधानमंत्री बनाएँ? किसको बनाया जाता है? मनमोहन सिंह को बनाया जाता है। राज्यसभा के थ्रू उनको लाया जाता है और प्रधानमंत्री उनको बनाया जाता है। तो 2000 लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन की राजनीति अपनाई। भाजपा नीत एनडीए हार गया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी, यूपीए। तो कांग्रेस जिस संगठन के साथ में जुड़ा हुआ है, जो गठबंधन के साथ जुड़ा है, उसका क्या नाम है? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो कांग्रेस का जो गठबंधन सरकार कब शुरू होती है? 2004 में और एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की शुरुआत कब हो गई? 1998। ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये 2 बड़े गठबंधन हैं। इससे पहले राष्ट्रीय मोर्चा भी है और संयुक्त मोर्चा भी है।
अब क्या हुआ, एक क्वेश्चन आपका बनता है कि 1990 के बाद में भारतीय राजनीति में ऐसे कौन से मामले हैं जिसका समर्थन सभी राजनीतिक दल करते हैं? ऐसे कौन-कौन से मामले हैं 1990 के बाद में कि सभी दल उस बातों को मानते हैं कि क्या-क्या होना चाहिए? सबकी सहमति किन-किन बातों को लेकर है कि नई आर्थिक नीति अपनाई, बहुत अच्छी बात है। नीति अपनानी चाहिए, कब अपनाई? 1991 के अंतर्गत। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जो नीति है, उसको अपन नई नई आर्थिक नीति कहते हैं। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल ठीक काम हुआ है। दूसरा काम क्या हुआ? ओबीसी की सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, इस बात को भी सभी समर्थन करते हैं। हाँ, ये भी ठीक बात है। तीसरा क्या? शासन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी बढ़नी चाहिए। क्षेत्रीय दल रीजनल जो पार्टी होती है, जो एक राज्य में काम करती है, उसकी भूमिका भी स्वीकार किया गया। और चौथा है, गठबंधन की राजनीति को भी स्वीकार किया कि अब वो टाइम गया कि एक दल को बहुत सारे वोट मिल जाएँगे, वो सरकार बना लेंगे। ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हुआ कब? 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बीजेपी के अंतर्गत सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है और सरकार बनाते हैं। अकेले बनाते हैं, बहुमत के साथ में बनाते हैं। तो ये छोटा क्वेश्चन है, याद करना आपको कि किन-किन बातों को लेके सहमति है। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, किन-किन मुद्दों के ऊपर आम सहमति बनी हुई है। 4 पॉइंट आपको देखने इसमें। अब देखो 1989 के बाद भारत की राजनीति 1989 के बाद में भारतीय राजनीति का स्वरूप कैसा है? तो 1989 की अवधि को हम कांग्रेस का पतन और बीजेपी के उदय के रूप में हम जानते हैं। अब आपको पता है कि मैंने बताया था आपको, कांग्रेस का पतन हो जाता है 1989 के अंतर्गत। कांग्रेस जो व्यवस्था थी वो खत्म हो जाती है और भाजपा का शुरू हो जाता है। इस अवधि में एक दलीय जो डोमिनेंस था कांग्रेस का, वो खत्म हो जाता है। बहुदलीय व्यवस्था की प्रारंभ हो जाती है, गठबंधन सरकारों की शुरुआत हो जाती है और भारतीय जो पॉलिटिक्स है उसमें एक बड़े-बड़े चेंज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट है, ये याद रहेंगे आपके कि क्या-क्या हुआ था 1989 के बाद में। अब देखो गठबंधन राजनीति, इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं गठबंधन राजनीति के? तो गठबंधन राजनीति के कारण क्षेत्रीय दल केंद्र की राजनीति में निर्णायक शक्ति बने। फ़ायदे हैं कि नहीं? अब क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ गई है राजनीति के अंदर, तो पहले उनको माना ही नहीं जाता, ये पॉजिटिव है, अच्छी बात है ये। सरकार चलाने के लिए सहमति समझौता ज़रूरी हो गया है और नीति निर्माण में राज्यों की आवाज़ मजबूत हुई है, राज्यों को शामिल किया जा रहा है, लोकतंत्र की अधिक सहभागी बना अब। सहभागी मतलब सभी लोगों की भागीदारी अब राजनीति के अंतर्गत हो रही है। सरकारें अब स्थिर बन रही है, लंबे समय तक काम कर रही है। सरकारें तो अस्थिर ही बन रही है, नुकसान तो है। ओके, गठबंधन सरकार का नुकसान क्या हो गया? हाँ सर, नुकसान तो बहुत हो रहा है। कैसे? कि सरकारें हैं, कैसी हो रही है अब? अस्थिर हो रही है। सरकार अस्थिर, यदि सरकार अस्थिर है, तो कोई भी नीति को लागू नहीं किया जा सकता। नीति और कानून को लागू करना संभव नहीं है। कानून को लागू करना अब क्या नहीं है, आसान नहीं होता। कोई भी सरकार है कब गिर जाए कुछ पता नहीं रहता, स्थिरता नहीं है सरकारों के अंतर्गत, आपने देखा ही है सब। तो ये थोड़े से इसके नेगेटिव एस्पेक्ट हो गए, कुछ पॉजिटिव भी हो गए कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी है और लोग सहभागी लोकतंत्र अब बना है, सभी लोगों की भागीदारी इसमें हो रही है, राज्यों से पूछ-पूछ के अब काम किया जा रहा है। तो ये लगभग आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये पढ़ ही लिया। तो सामाजिक न्याय की दिशा में ये जो ओबीसी वाला है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इसको आप पढ़ लेना। धर्म, राजनीति, लोकतंत्र का संबंध, ये इनको भी आप देख लेना। ओके? तो ज़रूरी बातें थी, हमने कर लिया शुरुआत के अंतर्गत क्या-क्या बड़े चेंज आए 1989 के अंतर्गत 4-5 बड़े चेंज हमने देखे और उसके बाद में 3 बड़े हमने मामले देखे। 30 मिनट का शुरुआत में वीडियो हुआ था अपना और ये 1 घंटा का ये वीडियो लगभग 1.5 घंटे के आपके वीडियो हुआ। ये कंप्लीट चैप्टर हमने देख लिया है। आगे भी हम कुछ और चैप्टर हम देखने जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।